बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माजिद खावर MS किया हुआ है मैंने कंप्यूटर साइंस में। जो सब्जेक्ट हम पढ़ने जा रहे हैं उसका टाइटल है सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बेसिकली इसको पढ़ने से पहले सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो रिकॉल होने ज़रूरी हैं। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में हमारा जो फोकस है वो ज़्यादातर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पे रहता है। जो प्रोजेक्ट मैनेजर होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि सॉफ्टवेयर को कैसे सक्सेसफुली आप बना सकते हैं, डिप्लॉय कर सकते हैं, उसकी मेंटेनेंस के ऊपर काम कर सकते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये नहीं है कि वो लैपटॉप पकड़ के या इसके अलावा कोई भी टूल या टेक्नोलॉजी को यूज़ करके ख़ुद से कोडिंग करे। कोडिंग हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में नहीं सीखेंगे। एक तो ये चीज़ सबसे पहले आपको इस कोर्स को पढ़ने से पहले क्लियर होनी चाहिए कि हम इस कोर्स के अंदर कोई भी डेवलपमेंट टेक्निक नहीं सीखेंगे। हम कोई ऐसी टेक्निक नहीं सीखेंगे कि जिसमें हम कोड पढ़ें या कोड सीखें। हमने इसमें मैनेजमेंट की स्किल्स सीखनी है कि आप किस तरह सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को बना सकते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं, अपनी टीम को कैसे लेके चलेंगे, ये सारी की सारी चीज़ें हम इसमें सीखेंगे। अब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट दो तरह से होती है। एक तरीका उसका ये है कि आप उसको सारा का सारा प्रोसीजर जो है उसका मैनुअली करें। मैनुअली उसकी एक्सरसाइजेज बनाना, एक्टिविटीज़ बनाना, उसको प्लान करना और फिर आखिर में अपनी टीम को असाइन करके उसकी इम्प्लीमेंटेशन करना। लेकिन ये क्योंकि एक स्ट्रक्चर तरीका नहीं है, ये अनस्ट्रक्चर तरीका है। अब स्ट्रक्चर तरीका ये होता है कि आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को किसी टूल्स के ज़रिए जो कि ऑटोमेटेड हों, जिनके अंदर मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल हो, ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट कम हो, ताकि आप सारी एक्टिविटीज़ को ट्रैक कर सकें। क्योंकि आप एज ए मैनेजर लीड कर रहे होते हैं तो हमारे पास वो सारी चीज़ें ट्रैक होनी चाहिए। तो इस हवाले से हम ऑनलाइन टूल्स जो हैं वो भी देखेंगे। अब टूल्स की जहाँ तक बात है, वो टूल हमारे पास बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जो टूल्स बनाती हैं। जैसे पॉपुलर हमारे पास PMI प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है, वो हमें इस तरह की काफ़ी सारी गाइडलाइन देता है कि आप कैसे एक्टिविटीज़ को बना सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। अब कोर्स कंटेंट शुरू करते हैं। आउटलाइन के हवाले से मैं कुछ चीज़ें आपके साथ डिस्कस करूंगा कि जो चीज़ें हमने इस पूरे कोर्स के अंदर पढ़नी है। अब जैसे सबसे पहले प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का ओवरव्यू, इसके अंदर हम ये देखेंगे कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट दूसरे प्रोजेक्ट से कैसे डिफरेंट है। उसके बाद PMI प्रोसेस ग्रुप्स, ये PMI एक स्टैंडर्ड बॉडी है। जिस तरह हमारे पास IEEE है, ASCII है, ANSI है, इस तरह PMI एक स्टैंडर्ड बॉडी है जो कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के स्टैंडर्ड बनाती है। अब इन स्टैंडर्ड्स को भी हमने पढ़ना है और अपने प्रोजेक्ट के अंदर इम्प्लीमेंट भी करना है। स्टेटमेंट ऑफ वर्क, यहाँ से हमारी प्रोजेक्ट की प्लानिंग की जो चीज़ें हैं वो शुरू होती हैं। स्टेटमेंट ऑफ वर्क हमारे पास एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसको देख के आप रिक्वायरमेंट, बेसिकली सॉफ्टवेयर की जो नीड्स हैं वो निकालते हैं। उसके बाद प्रोजेक्ट प्लानिंग है। प्लानिंग का पूरा एक डॉक्यूमेंट है। ये स्कोप के अंदर चीज़ें आती हैं। प्रोजेक्ट स्कोप बहुत ज़रूरी होता है और स्कोप हमारे पास यूज़र की नीड्स होती हैं। प्रोजेक्ट स्केजुलिंग, टाइम का बहुत बड़ा रोल है कि प्रोजेक्ट सिर्फ बनाना नहीं है, उसको टाइम पे डिलीवर भी करना है। उसके बाद प्रोजेक्ट की एक्टिविटीज़ को मैनेज करने के लिए हमारे पास P&D होती है, प्रोजेक्ट नेटवर्क डायग्राम। ये एक ऐसी डायग्राम होती है जिसमें हम पाथ फाइंडिंग, ट्रैकिंग या इसके अलावा वो सारी की सारी चीज़ें जो प्रोजेक्ट शुरू से आखिर तक हमने करनी होती हैं उनको हम ट्रैक कर सकते हैं विद एक्टिविटीज़। उसके बाद फंडामेंटल रिसोर्सेज, ये हमने रिसोर्सेज जिसमें 3 पॉपुलर रिसोर्सेज आते हैं, टाइम, कॉस्ट और स्कोप, उनको डिटेल से पढ़ना है। उसके बाद प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल। मॉनिटरिंग और कंट्रोल हर प्रोजेक्ट में नेसेसरी है। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट तो इटसेल्फ एक कम्प्लेक्स चीज़ है और कम्प्लेक्सिटी को मैनेज करने के लिए हम उसकी मॉनिटरिंग लाजमी करते हैं। कम्युनिकेशन टेक्निक, प्रोजेक्ट मैनेजर है उसकी कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। लैंग्वेज का इशू नहीं है, लेकिन आपने अपनी टीम को लेकर चलना है, आपने काम नहीं करना, तो कम्युनिकेशन उसके लिए स्ट्रॉन्ग होना बड़ी ज़रूरी है। प्रोजेक्ट रिकवरी, इन केस ऑफ एनी फेलियर, हार्डवेयर फेलियर, सॉफ्टवेयर फेलियर, एनी फेलियर, रिकवरी ज़रूरी है। डॉक्यूमेंटेशन 2 तरह से होती है, एक सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंटेशन है और एक आपकी पर्सनल डॉक्यूमेंटेशन है। पर्सनल डॉक्यूमेंटेशन को हम जिस तरह एक ऐसा डॉक्यूमेंट भी जनरेट करते हैं कि जिसको बाद में अगर हम पढ़ें तो हम ये रियलाइज़ कर सकें कि हमने इस प्रोजेक्ट में कौन कौन सी मिस्टेक्स की हैं, कौन कौन सी चीज़ों को रिकवर करने की ज़रूरत है, अपडेट करने की ज़रूरत है। उसके बाद पोस्ट प्रोजेक्ट रिव्यूज़, ये एट द एंड होते हैं कि हमने प्रोजेक्ट से क्या कुछ सीखा। उसके बाद
प्रोजेक्ट क्लोजिंग, प्रॉपर स्ट्रक्चर तरीके से प्रोजेक्ट को क्लोज किया जाता है। जिस तरह फॉर्मल तरीके से स्टार्ट करते हैं उसी तरह फॉर्मल तरीके से प्रोजेक्ट को क्लोज भी करते हैं। अगर इस पूरे कोर्स का ऑब्जेक्टिव देखा जाए तो ऑब्जेक्टिव अगर हम एक लाइन में उसको डिफाइन करें तो वो लाइन ये बन सकती है, द एबिलिटी टू प्लान एंड मैनेज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट सक्सेसफुली। मतलब एक कैसी स्किल हमने इसमें बनानी है कि जिसमें हम प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली बनाएं और उसको डिप्लॉय कर सकें। देखें, प्रोजेक्ट सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट हो, कोई और प्रोजेक्ट हो, उसकी आउटपुट नज़र आनी चाहिए। और आउटपुट के लिए आप कोई भी एक्सपीरियंस करेंगे तो जाहिर सी बात है कि स्टार्ट में इश्यूज़ हो सकते हैं, लेकिन एट द एंड प्रोजेक्ट सक्सेसफुली डिप्लॉय होना चाहिए। जो चीज़ें आप सीखेंगे उसको हम लेसन लर्न डॉक्यूमेंट में रखेंगे ताकि नेक्स्ट प्रोजेक्ट में हमारी मिस्टेक्स ना हों। उसके बाद आउटलाइन के हवाले से आज हम जो चीज़ शेयर करने जा रहे हैं, सबसे पहले प्रोजेक्ट को, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेज की ज़रूरत क्यों है, यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट्स क्या होती हैं, आयरन ट्राइंगल, ये चीज़ें हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ये आउटलाइन का हमारा पहला कॉन्सेप्ट है। अब अगर प्रोजेक्ट की मैं बात करता हूँ, आपके पास कोई भी प्रोजेक्ट हो, अब उसमें मैं अगर इंजीनियरिंग के हवाले से आपसे डिस्कस करूँ तो जैसे केमिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, तो उनके अपने डिसिप्लिन होते हैं। डिसिप्लिन को देखते हुए आप एक्टिविटीज़ बनाते हैं। आप उन एक्टिविटीज़ को, उनकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए अलग से स्ट्रेटजीज़ बनाते हैं। तो इसी तरह से एक प्रोजेक्ट मल्टीपल एक्टिविटीज़ से मिलकर बनता है। अगर हम प्रोजेक्ट की सिंपल डेफिनेशन देखें, अ प्रोजेक्ट इज़ अ सेट ऑफ रिलेटेड टास्क दैट आर कोऑर्डिनेटेड। कोऑर्डिनेशन का मतलब ये होता है कि प्रोजेक्ट के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ होंगी वो आपस में रिलेटेड है, वो इस तरह से जुड़ी हुई हैं। जिस तरह मैथ्स के अंदर हम लोग डिस्कशन करते हैं कि सपोज करें कि हमारे पास एक प्रॉब्लम P है और P को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, P1, P2, P3, P4 के अंदर। तो P4 ही उतना ज़रूरी है जितना P2 है, P2 उतना ज़रूरी है जितना P1 है, और P1 उतना ज़रूरी है जितना P2 है। ये चारों एक्टिविटीज़ प्रोजेक्ट के ऊपर डिपेंडेंट हैं। जब तक ये चारों कंप्लीट नहीं होंगी प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होगा। और इनकी कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है। कोऑर्डिनेशन का मतलब ये होता है कि P1 की इनपुट हो सकता है कि P2 की आउटपुट हो, मतलब डिपेंडेंसी होती है एक्टिविटीज़ के अंदर। एक एक्टिविटी को कंप्लीट करने से दूसरी एक्टिविटी स्टार्ट हो रही होती है, या एक की आउटपुट जो है दूसरे की इनपुट बन रही होती है। तो ये होती है कोऑर्डिनेशन, जो रिलेटेड टास्क हमारे पास होते हैं। देखें, प्रोजेक्ट के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो सारी आपस में रिलेटेड है। एक तो वो डिपेंडेंसी है कि हम एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ, हम एक स्टूडेंट काउंसलिंग का सॉफ्टवेयर बना रहे हैं जिसमें हम रिकमेंडेशन दिया करेंगे। अब उसमें हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन होगी वो स्टूडेंट के हवाले से होगी। अब जितनी भी एक्टिविटीज़ होंगी हम उसमें डिग्रीज़ को डिस्कस करेंगे, हम उसमें फ्यूचर को डिस्कस करेंगे, हम उसके अंदर उनके रिकमेंडेशन सिस्टम को डिस्कस करेंगे। अब वो जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो सारी जुड़ी हुई हैं। अब उनमें से एक भी एक्टिविटी को निकालते हैं तो हमारी डिपेंडेंसी टूट जाती है। जब डिपेंडेंसी ख़त्म हो जाती है वो रिलेटेड एक्टिविटी से निकल जाती है। तो उनकी कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हर प्रोजेक्ट का कोई ना कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होता है। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव का मतलब ये है आउटकम क्या है प्रोजेक्ट की। आपने प्रोजेक्ट बनाया, डॉक्यूमेंटेशन की, कॉस्ट लगाई, उसके ऊपर टाइम लगाया, स्कोप था उसका, उससे आउटपुट क्या निकली, प्रोजेक्ट का रिजल्ट क्या है। अब वो होती है प्रोजेक्ट की आउटपुट, और आउटपुट को ही हम उसका ऑब्जेक्टिव कहते हैं। या कोई रियल वर्ल्ड सिनेरियोज में देखें, हम जब कोई भी काम कर रहे होते हैं तो हम किसी ना किसी ऑब्जेक्टिव की बेस के ऊपर कर रहे होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मैं अगर किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा हूँ तो पहले मैं उसका गोल डिसाइड करूँगा कि ये प्रोजेक्ट बनने से सोसाइटी में कौन सी चीज़ें अपडेट होंगी, चेंज होंगी, या इसके अलावा ऐसा कौन सा प्रोसीजर है जिसकी मैं इंप्रूवमेंट कर रहा हूँ, एफिशिएंसी लेके आ रहा हूँ। तो वो एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के ऊपर होता है। विदाउट ऑब्जेक्टिव प्रोजेक्ट नहीं हो सकता। आगे तीसरा कॉन्सेप्ट, इन अ गिवन टाइम लिमिट। हर प्रोजेक्ट की एक टाइम लिमिट होती है। टाइम लिमिट का मतलब उसकी डेवलपमेंट है कि आप प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम रिक्वायर करते हैं। कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है जो आप आज शुरू करें और सारी ज़िंदगी वो चलता रहे। प्रोजेक्ट हमेशा विद इन अ गिवन टाइम स्लॉट में होगा। हाँ, वो कितना बेनिफिशियल है ये अलग चीज़ है, आप उससे कितनी आउटपुट निकालते हैं ये डिफरेंट चीज़ है। उसको कितना इन्हांस करते हैं, दूसरी एक्टिविटी दूसरे प्रोजेक्ट के साथ मिलकर आप उसको एग्जीक्यूट करते हैं, इज समथिंग एल्स। लेकिन विद इन अ गिवन टाइम लिमिट जब आप डेवलपमेंट शुरू करते हैं, क्योंकि सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट है, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट अपने टाइम स्लॉट से शुरू होगा और एक गिवन टाइम के अंदर वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि आपने उसको आगे चलाना भी है, सिर्फ डेवलप नहीं करना। अब कुछ की कैरेक्टरिस्टिक होती हैं प्रोजेक्ट की। एक तो प्रोजेक्ट जो है नॉन रूटीन। नॉन रूटीन का मतलब ये होता है कि आपने उसको, जिस तरह हम लोग जॉब के ऊपर आते हैं 9 to 5, तो 9 to 5 वाला कंसिडर प्रोजेक्ट में नहीं होता।
नॉन रूटीन का मतलब ये है कि आपने प्रोजेक्ट के ऊपर, आप प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, आप एम्प्लॉय नहीं हैं। तो प्रोजेक्ट मैनेजर का मतलब ये होता है कि वो अपने प्रोजेक्ट को सीरियस लेके एक रूटीन में करता है। वो इस तरह से नहीं है कि आप उसको डिस्ट्रॉय कर दें, आप अपनी टीम के हवाले कर दें, नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप उसकी एक्टिविटीज़ को भी देखेंगे। स्पेसिफिक डिलीवरेबल, हर प्रोजेक्ट को टास्क में डिवाइड करना है। अब जब मल्टीपल टास्क मिलते हैं तो एक डिलीवरेबल बनता है और मल्टीपल डिलीवरेबल होते हैं। जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ, स्टूडेंट काउंसलिंग की एग्जांपल दी, तो उसमें हमारे पास स्टाफ भी एग्जिस्ट करता है, तो फाइनेंस का एक डिलीवरेबल हो सकता है। इसी तरह स्टूडेंट के इन्फॉर्मेशन के लिए हम एक डिलीवरेबल बना सकते हैं। डिलीवरेबल मीन इज अ कलेक्शन ऑफ एक्टिविटीज़ ऑफ समथिंग। टाइम रेस्ट्रिक्शन, हर प्रोजेक्ट की टाइम रेस्ट्रिक्शन है। मैनी टास्क, ढेर सारे टास्क मिलकर प्रोजेक्ट बनाते हैं, क्योंकि सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट है, उसमें मल्टीपल एक्टिविटीज़ होंगी। कोऑर्डिनेशन, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट में कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है। उसमें आपस में एक मॉड्यूल से दूसरे मॉड्यूल तक इनपुट आना, आउटपुट लेके आना, ये ज़रूरी है। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट, वी आल्सो नीड टू कीप फॉलोइंग फैक्टर इन माइंड व्हेन वर्किंग ऑन सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट हमेशा इनविजिबल होता है। इनविजिबिलिटी का मतलब ये है, मैं इसकी एग्जांपल आपको दूंगा सिविल इंजीनियरिंग के साथ। अब सिविल इंजीनियरिंग में आप जब किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं, सिविल इंजीनियरिंग का जो प्रोजेक्ट होता है उसकी आउटपुट आपको सामने नज़र आ रही है। मिसाल के तौर पर मैं किसी इंडस्ट्री का प्रोजेक्ट कर रहा हूँ और उसमें कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट है, मुझे उसकी आउटपुट सामने नज़र आएगी, दिखाई देगी। केमिकल इंजीनियरिंग में मुझे केमिकल दिखाई देते हैं, हर चीज़ नज़र आती है। सॉफ्टवेयर कभी भी दिखाई नहीं देता। दिखाई देने का मतलब यह है कि इसकी जब तक आउटपुट नहीं आएगी वो इनविजिबल है। सॉफ्टवेयर की हमेशा आउटपुट दिखाई देती है, कोडिंग की आउटपुट नहीं होती। आप सॉफ्टवेयर बनाएं, जब तक वो कंप्लीट नहीं होगा वो इनविजिबल रहेगा, इसलिए वो कम्प्लेक्स है। कम्प्लेक्सिटी का मतलब ये नहीं होता कि उसको बनाना कम्प्लेक्स है। सॉफ्टवेयर की जो इनविजिबिलिटी है यही उसकी कम्प्लेक्सिटी है। और एक सबसे बड़ा बेनिफिशियल कि सॉफ्टवेयर हमेशा एडिटेबल होता है, जिसको फ्लेक्सिबिलिटी कहा जाता है, कि आप जब चाहें, जहाँ से चाहें, जहाँ से आपका दिल करे, जिस मॉड्यूल को अपडेट करना चाहें आप कर सकते हैं, आप उसके डाटा को अल्टर कर सकते हैं। यही डिफरेंस है दूसरे प्रोजेक्ट में और सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट में। देखें, मान लिया ये इनविजिबल है, इसकी कम्प्लेक्सिटी है, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है। उसके बाद कुछ फैक्टर, ये अलग अलग इनकी डिस्क्रिप्शन मैंने दी है। इनविजिबिलिटी का क्या मतलब है? प्रोग्रेस हमें नज़र नहीं आती, ये बात मैंने आपसे डिस्कस की है। बेटा, इनविजिबिलिटी का मतलब ये नहीं होता कि हमारे पास फ़ौरन से आउटपुट नज़र नहीं आई। इनविजिबिलिटी का मतलब ये होता है कि प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस नज़र नहीं आती। अब प्रोग्रेस से क्या मुराद है? प्रोग्रेस कहते हैं आउटपुट को, और प्रोजेक्ट की आउटपुट हमेशा लास्ट में आती है। आप छोटी मोटी प्रोग्राम की मिसाल ले लें, मैं कोई अरिथमेटिकल एक्सप्रेशन परफॉर्म करता हूँ तो कोड से मेरे पास आउटपुट नहीं आती जब तक मैं कोड को रन नहीं करता, उसकी एग्जी नहीं बन जाती, उसकी ऑब्जेक्ट फाइल बनेगी, फिर मेरे पास सामने आउटपुट नज़र आएगी। तो वो आउटपुट के अंदर सारी चीज़ें नहीं होंगी, आउटपुट के अंदर सिर्फ मेरे प्रोजेक्ट जो मैंने एग्जीक्यूट किया है उसका रिजल्ट क्या है वो नज़र आएगा। तो कोई भी प्रोजेक्ट है जो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट है उसकी प्रोग्रेस हमारे पास इनविजिबल होती है। उसके बाद कम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉस्ट को मैनेज करना कम्प्लेक्स है, इसको बनाना कम्प्लेक्स है। जब वो इनविजिबल है तो कम्प्लेक्स तो होगा। उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी, चेंज को ये बहुत एक्सेप्ट करता है कि आप सॉफ्टवेयर के जब चाहें, जिधर से चाहें, जिस मॉड्यूल को अपग्रेड करना चाहें, आप डाटा को अल्टर करना चाहें आप कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है, सॉफ्टवेयर हमेशा फ्लेक्सिबल है। उसके बाद चेंज करने की ज़रूरत क्यों पेश आती है, हमने डिस्कस किया। वो हमारे पास 3 बेसिक कम्प्लेक्सिटीज़ हैं जिनकी बेस के ऊपर हम उसको मैनेज करते हैं। अब क्यों मैनेज करना है? एक तो प्रोजेक्ट टाइम पे कंप्लीट हो, इसके लिए मैनेजमेंट ज़रूरी है। प्रोजेक्ट की कॉस्ट हमारे कंट्रोल में रहे, ये चीज़ ज़रूरी है। और तीसरा, हमारी क्लाइंट के साथ जो डिस्कशन हुई है, हम जो उसके साथ प्रॉमिस करके आए हैं कि हम आपको ये चीज़ बना के देंगे, इन तीनों चीज़ों को मॉनिटर, कंट्रोल, मैनेज करने के लिए हम मैनेजमेंट करते हैं कि हमारा सॉफ्टवेयर जो है एट द एंड डिप्लॉय हो, सक्सेसफुली हो, हम इसको फेलियर की तरफ ना लेके जाएं। क्योंकि सॉफ्टवेयर फेलियर, ज़ाहिर सी बात है, आपने पैसा लिया है, टाइम लगा है, वो सारी एनर्जी ज़ाया जाएगी। तो इन तीनों चीज़ों को अगर हम कंबाइन कर दें तो ये हमारे पास यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट भी बन जाती हैं। और इनको अगर एक ट्राइंगल में रिप्रेजेंट कर दिया जाए तो अगर तीनों एडजस्ट हैं तो हमारे पास टाइम, कॉस्ट और स्कोप, ये तीनों एडजस्ट हैं, तो इनको यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट और ट्रिपल कॉन्स्टेंट भी कह सकते हैं, क्योंकि ये तीनों ऐसी कॉन्स्टेंट हैं जो कि डिपेंडेंट हैं। देखें, कॉस्ट में फेलियर, आपका स्कोप डिस्टर्ब होगा, स्कोप ख़राब होता है, टाइम ख़राब होता है। ये तीनों चीज़ें आपस में डिपेंडेंट हैं। अगर ट्राइंगल में एक भी एंगल ख़राब होता है तो आपकी पूरी ट्राइंगल ख़राब होती है। तो ये तीनों चीज़ें हमने इसके ऊपर टारगेट करना है, टाइम, कॉस्ट और स्कोप। ये तीनों की अलग अलग से मैनेजमेंट की टेक्निक्स हैं, उनको भी हमने डिस्कस करना है। टाइम के लिए हम टाइम मैनेजमेंट, कॉस्ट के लिए कॉस्ट मैनेजमेंट, स्कोप के लिए प्रॉपर SRS डॉक्यूमेंट, SWO,
उनको डिस्कस करेंगे। तो इस आयरन ट्राइंगल का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है वो हमारी मैनेजमेंट के साथ है कि हमने प्रोजेक्ट को किस तरह से मैनेज करना है, और आयरन ट्राइंगल अगर बैलेंस में रहेगी हमारा प्रोजेक्ट जो है अंडर कंट्रोल रहेगा। और ये कुछ प्रोसेस एरियाज़ मैंने मेंशन किए हैं कि सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट उसकी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनमें इनिशिएटिंग, प्लानिंग, एग्जीक्यूटिंग, कंट्रोलिंग और क्लोजिंग, ये PMI प्रोसेस ग्रुप की एक्टिविटीज़ हैं। इनको भी हमने डिटेल से डिस्कस करना है कि हर एक्टिविटी जो स्टार्ट होती है उसको प्लान करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, कंट्रोलिंग होती है और हर एक्टिविटी की क्लोजिंग भी होती है। हम हर एक्टिविटी के अंदर ये 4-5 चीज़ें करेंगे। और एट द एंड ऑफ द कोर्स स्कोप मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, स्कोप मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, प्रिक्योरमेंट है, इंटीग्रेशन है, स्टेक होल्डर है, ये सारी मैनेजमेंट की जो टेक्निक्स हैं वो इसमें कवर होंगी। अब इसमें आपके जहन में अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वो मुझसे आप डिस्कस कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, क्योंकि स्टार्ट हम स्कोप से करेंगे, तो हमारा जो पहला नॉलेज एरिया है वो स्कोप का होगा। स्कोप के हवाले से प्री रिक्विजिशन ये है कि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जिसमें हमारे पास SRS है, फंक्शन रिक्वायरमेंट है, उनको आप ज़रा रिव्यू कर सकते हैं। अगर कोई इशू हो तो डिस्कस किया जा सकता है। नेक्स्ट क्लास में बेटा स्कोप मैनेजमेंट के साथ मिलते हैं।